तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस चैप्टर के बेसिक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन में जाएं तो सबसे पहले आता है फूड। ये क्या है? फूड ऐसा क्या है कि हमें क्या एनर्जी देता है कि फूड हमें हमेशा खाना होता है? फूड की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए, फूड क्या है? एक एसेंशियल तरीका है जहां से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है, फैट हमारी बॉडी में जाता है, प्रोटीन्स जाते हैं, विटामिन्स जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं। और एक चैप्टर आप पढ़ेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर इन चीजों की कमी हो जाती है बॉडी में तो बहुत सारी हमें कंडीशंस, डेफिशिएंसी, डिजीजेस हो सकती हैं। तो फूड का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें एक तो एनर्जी चाहिए किसी भी तरीके के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, देन ग्रोथ और रिपेयर मैकेनिज्म के लिए भी, लाइफ मेंटेन करने के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फूड के सोर्सेज क्या हैं? अगर हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो फूड के सोर्सेज ही क्या है? एक तो तरीका है हम प्लांट से फूड ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है हम एनिमल से भी फूड ले रहे हैं। या तो एनिमल प्रोडक्ट्स की बात होगी यहां पर, या फिर हम एनिमल्स को ही एज अ फूड, एज अ मीट कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही आपका ओवरव्यू है कि फूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर यहां पर मैं बताऊं आपको कि हमें फूड चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है कि हमें इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी क्रॉप को। क्यों इंप्रूव करना है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है आज 1.38 बिलियन तक जा चुकी है। यह अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन तक चली गई थी 2000 में ही, और हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 350 मिलियन थी जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो अगर इतने से टाइम में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो तुम सोचो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है फूड की। और किसी कंट्री में अगर उसके सिटीजन्स को फूड की सिक्योरिटी ही नहीं मिलती तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हंगर की इशू आ जाएंगे, माल न्यूट्रिशन का इशू आ जाएगा, पॉवर्टी का इशू आ जाएगा। इन सब के लिए हमारी कंट्री में हमें फूड के रिस्पेक्ट में अपने आप को सिक्योर करना सबसे पहले जरूरी है। और एग्रीकल्चर की लैंड तो बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। आपने इकोनॉमिक्स वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह के चैप्टर्स में ये बात पढ़ी होगी। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड को तो उल्टा हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। तो फिर ऐसे कैसे होगा कि एग्रीकल्चर लैंड तो कम हो रही है लेकिन फूड को हम इंप्रूव कर लें, क्रॉप के यील्ड को बढ़ा लें। यही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लिमिटेड एरिया में भी अपने फूड की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आया ये पॉइंट कि डिमांड ऑफ द फूड सबसे पहले इंक्रीज कर गई है, सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट आप देखिए यहां पर है कि क्रॉप को हमें यील्ड तो बढ़ानी है, उसके अलावा पेस्ट रेजिस्टेंट भी बनाना है। भाई, हमारी क्रॉप को बहुत सारे कीड़े, इंसेक्ट्स खा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी डिजीजेस प्लांट्स को भी होती हैं, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से प्लांट डिजीजेस होती हैं। ऐसे ही पेस्ट होते हैं कुछ जो कि हमारी क्रॉप को खा जाते हैं। हमें अपनी क्रॉप को उससे टॉलरेंट बनाना है, क्योंकि धीरे धीरे एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट ये बोलेंगे कि हमें फूड की क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है, क्योंकि अगर फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोगों के अंदर फिर नुकसान होगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, डेफिशिएंसी, डिजीज हो जाएंगी। तो हमें अपनी क्वालिटी पे भी ध्यान रखना है, बेनिफिट करना है कि फूड क्रॉप्स ऐसी बनाई जाए जिसमें क्वालिटी भी इक्वल रोल प्ले करे, नॉट जस्ट क्वांटिटी। तो ये जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डू वी नीड टू इंप्रूव आवर क्रॉप्स, ये 3 पॉइंट आप लिख करके आएंगे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये अपने आप में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। गलती अब मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा, ठीक है? ये पार्ट डन हो गया। इसमें एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था मैं बता देता हूं। 1960s और 1970s, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री में फूड को बेसिकली एनहेंस करने की जरूरत थी। फूड सिक्योरिटी के पर्पस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स को इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करी फार्मर्स की कि इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनना, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स बनना, इन सब से क्या होगा, क्रॉप्स का यील्ड बढ़ेगा। देन इसके अलावा केमिकल्स की बात करी गई, फर्टिलाइजर्स की बात करी गई, पेस्टिसाइड्स की बात करी गई,
और इस तरीके से हमने धीरे धीरे अपनी क्रॉप की यील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जिसमें राइस एंड व्हीट सबसे ऊपर आते हैं। धीरे धीरे हमारी कंट्री सिर्फ हमारे लोगों को, कंट्री के लोगों को फीड करने में ही सक्षम नहीं थी, इसके साथ साथ हम बाद में आगे जाकर के तो इनफैक्ट एक्सपोर्ट तक करने लगे हैं राइस और व्हीट का। तो सोचो कितना फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। और ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट, जो मैक्सिमम इंपैक्ट था, वो गंगा जिस रीजन में बहती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट्स में बहुत फायदा हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अच्छी बातें तो हो सकता है आपने पढ़ी हो, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए हैं जो आज हमें दिखते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट तो यही है कि किसी ना किसी तरीके से हमने क्रॉप्स तो यील्ड तो इंक्रीज करी, लेकिन कुछ लिमिटेड क्रॉप्स ही हैं जिनकी यील्ड इतनी तेजी से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिंथेटिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को जब हमने यूज किया है लार्ज स्केल पर, तो ये बहुत ज्यादा क्या कॉज कर रहा है? पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। हमारी जो सॉइल है वो सॉइल सैलिनाइजेशन हो चुका है। सॉइल में सैलिनाइजेशन बताता हूं मैं क्या होता है, जब भी ज्यादा इरिगेशन होता है उसकी वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी पे इंपैक्ट होता है, डैमेजिंग द फर्टिलिटी। और फर्टिलिटी के इंपैक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं एक हमारी सॉइल में एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि वो क्या है, फर्टिलाइजर्स में क्या है, आयंस ही तो है, और वो आयंस जो है सॉइल की एसिडिक कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और सॉइल हो जाती है सेलाइन। और जब सॉइल धीरे धीरे सेलाइन होती जाएगी तो क्रॉप की यील्ड कम होती जाएगी। पहले तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे क्रॉप यील्ड हल्की सी कम हो गई है। ये सेलाइनेशन की प्रॉब्लम हम पंजाब एरिया में आज भी देखते हैं, देखना शुरू हो गया है इसका इंपैक्ट। इसलिए हमें लगता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन एक सॉल्यूशन तो था, लेकिन क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है साउथ में भी और नॉर्थ में भी, जहां भी ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंस रही है इरिगेशन पर्पस के लिए। तो स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज कि फिर क्या तरीका होना चाहिए कि हम अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाएं, अगर सर आप ये कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे इतना विगरसली हम कंटिन्यू ना करें। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, जो आजकल बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट है और फार्मर्स उसको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां हम मिनिमाइज कर रहे हैं धीरे धीरे ये इस तरीके के केमिकल्स के यूज को। तो आपको ये बात, बेसिक बातें तो पता ही हैं। यहां पर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपैक्ट को समझा है कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आपसे वन लाइन में पूछा जाए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, तो अच्छे से बताइए कि भाई ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें लेकर के आनी है जहां हमारी यील्ड जो है एग्रीकल्चर की वो तो बढ़ जाए, क्रॉप को हम मैनेज करें अच्छे से, लेकिन हम कैसे भी करके एनवायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करें, विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ टुडेज नीड्स। जो आज की नीड्स हैं उसका तो हम ध्यान रखें ही, बट उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम सोचें कि हम आज अपने फायदे के लिए इतना ज्यादा सॉइल को एक्सप्लॉइट ना कर दें कि उसकी फर्टिलिटी इतनी खराब हो जाए कि आने वाली जो जनरेशन है उनको एग्रीकल्चर के जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिले ही ना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके अगर हम ओवरव्यू में जाएं या ऑब्जेक्टिव्स में जाएं तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ह्यूमन फूड और फाइबर नीड्स को हमें मीट करना है, हमें एफिशिएंट बनाना है और यूज करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस तरीके से। इसके अलावा हमें मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूज करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और फार्म के रिसोर्सेज को, ताकि जो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं वो मेंटेन रहें और वो कंट्रोल में रहें। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम आपको पढ़ाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में, जिसमें आप नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इन सभी साइकिल्स को पढ़ेंगे। देन इसके बाद फार्मिंग मेथड्स को, मेथोडोलॉजी को हम इस तरह से चेंज करें, अपने इक्विपमेंट्स में वो चेंजेस लेकर के आए कि वो इकोनॉमिकल भी हो फार्मर के लिए। देखो बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीन्स बनाना तो बहुत आसान है कि भाई इतनी ये इक्विपमेंट है, ये काम करता है, खरीद लो फार्मर्स, इतनी महंगी है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि 85% ऑफ जो कंट्री के फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मिंग करते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है।
जब इतनी कम लैंड एरिया है तो उस पे वो इतनी हैवी मशीन्स को कैसे यूज करेंगे, प्लस वो कॉस्टली भी होती है। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए फार्मर के लिए किसी भी इक्विपमेंट को यूज करना या मेथोडोलॉजी को यूज करना। एंड अल्टीमेटली हमारा फोकस होना चाहिए कि भाई जो फार्मर है उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करे और सोसाइटी भी ओवरऑल इंप्रूव करे, क्योंकि हमारी कंट्री एक एग्रीगेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। एग्रीकल्चर में फार्मर्स अगर खुश होंगे तो कंट्री के मेजर पॉपुलेशन जो है, जो फार्मिंग सेक्टर में है, उसका भी बहुत ज्यादा भला होगा तो कंट्री का भी भला होगा। सिंपल सी बात। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।